है दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 जिनने भी नहीं देखा है उनने पार्ट 1 देखना चाहिए। पॉलिटी का पार्ट 2 करेंगे और जिसमें कुछ हम लीगल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि मेरे चैनल्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें, और आपको कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसके बारे में ज़रूर बताएं। चलिए यार, आज स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सलेबस देख लीजिए GS4 का, कहाँ पर ये जुड़ेगा। तो जुड़ेगा कहाँ पर, क्योंकि आपको वहाँ पे आता है नीति, नियम, विनियम, कानून। नियम, विनियम, कानून। तो यार ये कानून वाला जो मुद्दा है ना, वहाँ पे ये जुड़ेगा कि कानून में बिना कानून के कैसे नैतिकता लागू की जा सकती है, नहीं लागू की जा सकती, और कानून की भारत में कमी है। तो यहाँ पर ये टॉपिक ऐड होगा, यहाँ पर ये टॉपिक ऐड होगा। तो आइए देखते हैं। और इसमें और भी एक जगह इसमें कुछ बात ऐसी आएगी जिसमें केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जो भारत का संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा है, जिसमें क्या होता है, एक केंद्र सरकार होती है और ये राज्य सरकार होती है, जिसके बीच में संविधान ने 100% 50-50% का डिवीज़न किया। मतलब 50% तुम काम करो, 50% राज्य सरकार काम करती है। लेकिन फिर भी मतलब ये समझ लीजिए यार, ये इतना दूर दूर है। मतलब ये अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ये सेंटर है, ये स्टेट है, राज्य है, और ये केंद्र है, ये अपना अपना काम करते हैं। लेकिन कहीं कहीं केंद्र ज़्यादा काम मिल जाएगा, मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा। ये समझ लीजिए 80 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो गया। और जब का भारत का संविधान संघीय है, तो उसके बारे में अगर आए GS पेपर 2 के अंदर संघीय ढांचा से संबंधित विषय, तो संघीय ढांचा का अच्छा से पालन नहीं किया गया। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि परिसंघवाद जो केंद्र होता है वो राज्यों के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करके, मतलब मिलजुल के काम करते हैं, वो तो कहीं ना कहीं किया नहीं गया, क्योंकि केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हो गया। तो इसका भी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। तो परिसंघवाद में क्या होता है, केंद्र प्लस राज्य दोनों लोग मिलके एक अच्छा काम करते हैं, 100% सही करते हैं। लेकिन केंद्र ज़्यादा अच्छा ताकतवर हो गया, ये भाई साहब कम हो गए, मतलब ये 80 हो गए, ये 20 हो गए। तो ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि कानून नहीं है। कोविड ऐसी इस प्रकार का कोई क्राइसिस हो गया। तो UPSC कहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि लोक स्वास्थ्य और व्यवस्था ये कहाँ पर आता है, तो राज्य सूची में आता है। लोक व्यवस्था मतलब पब्लिक मैनेजमेंट, किसको आना है, किसको जाना है, कहाँ पर रहना है, कहाँ पर नहीं रहना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ पर खाना पहुँचाना है। और स्वास्थ्य से को लेकर राज्य सरकार। तो आप सोच सकते हैं यार, राज्य सरकार का जो GDP होता है, इकोनॉमी के तरफ जाए तो उनके पास पैसा वैसे भी पहले से ही कम होता है। तो कहीं ना कहीं अच्छा योजना तो बना नहीं सकते और अच्छा इम्प्लीमेंटेशन कर नहीं सकते। तो राज्य सरकार ने क्या किया, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून था, इसका उपयोग किया। और केंद्र सरकार ने क्या किया, तो केंद्र सरकार ने ये DMA एक्ट 2005 यूज़ किया। तो आइए देखते हैं। हालांकि 7वीं अनुसूची में, जो भारत में 3 अनुसूचियां हैं, एक संघ सूची है, ये संघ हो गया, ये राज्य हो गया, और ये समवर्ती सूची हो गया। संघ सूची में क्या होता है, केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है सामान्यतः। और जो समवर्ती सूची होती है, डिवीज़न है ना, वो क्लियर कट नहीं है, मतलब अच्छा से कोई दिया नहीं गया है। इसलिए संसद के पास एक समवर्ती सूची है, वहाँ से सामाजिक सुरक्षा के लिए, बीमा वगैरह के लिए, योजना करने के लिए, और जो बेरोजगारी हो जाती है, और जिस प्रकार से बेरोजगारी भत्ता सरकार ने दिया कुछ लोगों को 2-3 महीने का, वो कहाँ से दिया, यहाँ से। बीमा जो सरकार ने दिया, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो एम्प्लॉई थे उनको जो बीमा दिया गया, वो कहाँ से दिया गया, यहाँ से। सामाजिक सुरक्षा जो लोगों को यहाँ रोका गया, क्वारंटाइन में रखा गया यहाँ वहाँ, वो कहाँ से किया गया, यहाँ से। यहाँ पर था कहीं पर वो अधिनियम का, इस यहाँ से ये वाला ताकत मिलता है। और जो काम केंद्र सरकार भी कर सकती है और राज्य सरकार भी कर सकती है, मतलब केंद्र कर सकती है, राज्य सरकार, दोनों लोग इसका काम करते हैं। तो आइए, एक्चुअली में क्योंकि आपको पता है भारत में कानून है नहीं, तो कानून है नहीं तो अच्छा से डिवीज़न नहीं, और इसको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कहाँ रखा जाएगा, कितना क्या किया जाएगा, क्योंकि UPSC ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ। बस ये पूछा ही जाएगा कि 1897 का एकमात्र कानून है। जैसे कोई हैजा हो गया, मलेरिया हो गया, कोई बड़ा
कांड हो जाता है भारत में। और जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, क्योंकि दोनों लोग काम कर सकते हैं, आप समवर्ती सूची देख ही सकते हैं, तो ये एकमात्र कानून है जिसमें कि बहुत जल्दी जल्दी लोगों को काम किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है, विनियम किया जाता है, उनको रेगुलेशंस किया जाता है, उनके साथ रेगुलेशंस किया जाता है, नियम कानून बनाया जाता है। और यही एकमात्र कानून है 1897 का। और ये आप सोच सकते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है। और इसमें राज्य सरकार, इस कानून के अधिनियम धारा में ऐसा लिखा है कि राज्य सरकार कुछ काम कर सकती है। जो लोग ट्रेवल्स करते हैं कि तुम भाई इतने समय निकलोगे, यहाँ पर जाओगे, ऐसे ऐसे ये वाला रोड फॉलो करोगे, यहाँ से नहीं निकलोगे, ये सब चीज़ और देखभाल वो कर सकते हैं। और जो आदमी उल्लंघन करेगा उसको दंड भी दे सकते हैं, आपको ही पता है। और इसमें क्लियर कट जो ये वाला अधिनियम है, इसमें कोई महामारी रोग क्या है, संक्रामक रोग महामारी क्या चीज़ होती है, उसको कोई डेफिनेशन नहीं है। और क्वारंटाइन में जो रखा गया उसको लेकर के भी कुछ डेफिनेशन नहीं है। और ये केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को शक्तियाँ देती है, ना कि भाई ग्राम पंचायत को शक्तियाँ देता है। ग्राम पंचायत को शक्तियाँ नहीं देता है, ना कि कोई एनजीओ को शक्तियाँ देता है, ना कि किसी सिविल सोसाइटी की। इसीलिए सिविल सोसाइटी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, आपको यह समझने की ज़रूरत है। बाकी ये जो कोविड-19 था वो 2005 का, इसके अंदर भी नोटिफाई किया गया कि ये डिजास्टर था, मतलब जो कोविड-19 है वो एक डिजास्टर है। और डिजास्टर में क्या कैसे करना चाहिए, किसको कहाँ निकलना है, क्या करना है, वो सब काम किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। और वो योजना बनाई, नीति बनाई गई। अच्छा, जब केंद्र सरकार कानून बनाती, केंद्र सरकार कोई चीज़ नोटिफाई करती है, तो ये जो इंडिया हो गया, ये पूरे इंडिया में हर एक इलाकों के लिए सेम होगा। क्योंकि राज्य सरकार भी कुछ हद तक काम कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार जब नोटिफाई करेगी तो केंद्र सरकार का जो कानून होगा ये पूरे इंडिया में यार हर एक जगह पे एक जैसा होगा, इसलिए। और लेकिन केंद्र सरकार जैसे ही कानून ज़्यादा ताकतवर यूज़ कर लेती है, कहीं ना कहीं वो राज्यों के मध्य जो शक्तियाँ हैं वो ज़्यादा मतलब कम हो जाता है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार क्या हो जाता है, 80% ताकतवर हो जाता है, मतलब राज्य सरकार को मानना पड़ता है, नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और क्या बोलते हैं, 40% राज्य सरकार के पास, तो ताकत कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और यही इसमें बात बोला गया है कि यही एकमात्र विवाद था। और इसका डिजास्टर के लिए केंद्र सरकार ने जो योजना, नीति, दिशा निर्देश सब इसी से दिया गया। और इसके पास इतना ताकत है कि अगर कोई राज्य सरकार का कानून होगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसके पास काफ़ी ताकत है, आप सोच भी नहीं सकते कितना है। इसलिए केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तियों का यूज़ करती है। और कहीं ना कहीं वो राज्यों के लिए दिक्कत है, क्योंकि राज्य अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे, अब केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार करेंगे। और राज्य सरकार भला की कर सकते हैं, लेकिन केंद्र जो कहेगा वो तो करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कोविड-19 के टाइम पे थोड़ा बड़ा अच्छे से ध्यान दिया गया। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं यह कानून जो है एक कानून की, अच्छा कानून की ज़रूरत थी। और कानून को लेकर एक बिल बना था 2017 में, महामारी वगैरह, आतंकवाद, जो बायो टेररिज्म हो गया, जैसे कोई मतलब कि कोई दवाई वगैरह या कुछ भी मतलब कि छिड़क दिया बाहर में, देश के अंदर कोई वायरस वगैरह, उससे लड़ने के लिए आपदा वगैरह आ गई, उसको लेकर एक बिल था। और वो बिल लोकसभा में रखा गया और राज्यसभा में, और बिल पास नहीं हुआ कहीं ना कहीं। ये तो एक आपस स्थिति में निपटने के लिए कानून बना देना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए, मतलब कोई नया कानून बनाने की ज़रूरत है या कोई नया बिल लाने, ये कुछ एक्ट है, आपको बिल्कुल इसको रटने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है। आपको ये लिखना है कि भाई कोई नया कानून बनाना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों का सुझाव है। निष्कर्ष यही निकाल सकते हैं कि बिना विधि के क्या होगा। अब भारत में क्या है यार, कानून का शासन है। कानून का शासन मतलब संविधान का शासन, संविधान के अनुसार चलेगा। लेकिन बिना देश के कानून के यार लोगों को थोड़ा मनवाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो थोड़ा संवैधानिक रूप से वैध हो जाए और ऐसा कानून। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक कानून की ज़रूरत थी। और कानून राज्यों को भी मिलना चाहिए, स्थानीय स्तर पे मतलब ग्राम पंचायत वगैरह को भी मिलना चाहिए, और केंद्र सरकार को भी मिलना चाहिए। कानून इस प्रकार का बनना चाहिए, केंद्र को भी ताकत मिले, राज्यों को भी मिले, ग्राम पंचायत को भी मिले। क्योंकि यार आप पहले ही पढ़ चुके हैं ग्राम पंचायत किस प्रकार से बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है। तो एक कानून चाहिए। लेकिन दुनिया के देशों के पास देख लेते हैं क्या हुआ, मतलब क्या हुआ गया है। तो कनाडा में कानून है, वहाँ से कानून से कुछ रेगुलेशंस किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कानून है,
वो किस प्रकार से बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया। मतलब केंद्र कनाडा में भारत का संघीय संरचना है तो कनाडा में कनाडा से ही लिया गया है। तो कनाडा के पास कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पास कानून था और राज्य सरकार के पास भी कानून था, तो एक अच्छा कानून था। वो भारत में एक कानून बनाने की ज़रूरत पड़ गई और बना देना चाहिए। तो यह आर्टिकल से यार कैसे इम्पोर्टेंट है, मतलब क्या यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो आइए देखते हैं। कि मतलब कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत में कोई एक कानून नहीं था, बिल्कुल एक 2005 का जो डीएमए एक्ट है उसी से बस यूज किया गया और केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा। तो एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे इससे आगे चल के, पहले और दूसरा वाला पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति क्या कर लिए, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, अध्यादेश। ये इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं, आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं। एक कानून कब बना, कौन बनाता है, लोकसभा बनाता है और फिर राज्यसभा बनाता है, प्लस राष्ट्रपति मिलके बनाते हैं। लेकिन क्या हुआ ना यार कि अभी क्या था, लोकसभा सत्र में नहीं थी। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये सत्र में ना हो और ये राज्यसभा है, ये सत्र में हो, तो एक आदमी ये कानून बना नहीं सकते क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कानून पास होना चाहिए। और मान लीजिए ये दोनों सत्र में हो तब ऑर्डिनेंस, तब अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सत्र में हो, मान लेते हैं ये सत्र में हो और ये सत्र में ना हो तब अध्यादेश जारी किया जा सकता है, या दोनों सत्र में ना हो, ये भी ना हो ये भी ना हो, तब भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है इमरजेंसी टाइम पे। तो जो राष्ट्रपति का जो कानून बनाने की शक्तियां हैं ना, अध्यादेश एक प्रकार का कानून है, तो वो क्या है, आपसे यूपीएससी ऐसा पूछ सकता है, को एग्जिस्टेंस है, को एग्जिस्टेंस है, पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है। कैसे बता सकता हूँ मैं, क्योंकि यार जब सत्र में होगा, सत्र में होगा, लोकसभा भी सत्र में होगा और राज्यसभा भी सत्र में होगा, तब राष्ट्रपति कोई कानून नहीं बना सकते, तो पैरेलल नहीं है। लेकिन जब ये दोनों सत्र में ना हो या दोनों में से कोई एक सत्र में हो, ये ना हो, तब तो राष्ट्रपति बना सकते हैं, मतलब ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसी टाइम पे कानून बना सकते हैं। तो ये ऑर्डिनेंस जारी करने का एक तरीका होता है, यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए, क्या राष्ट्रपति ने क्या दिया, इसके अंदर जो ये अध्यादेश जारी किया ना, इसके लिए स्वास्थ्य वगैरह के बारे में किया कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको क्या किया जाएगा, किस प्रकार से अगर उनके साथ कोई बदतमीजी करता है तो उनके साथ क्या होगा, ये सब चीज़ दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर कोई आदमी जोखिम हो जाता है, कोई अधिकारी, मान लीजिए ये डॉक्टर है, इस जगह का आंध्र प्रदेश का ये डॉक्टर है और ये जोखिम हो गया कोविड-19 से, तो उसको क्या मिलेगा, ये सब दिया गया है। पब्लिक क्लिनिकल, ऐसा कोई व्यक्ति जो बीमार वगैरह का मतलब ठीक ठाक कर रहा था, या कोई हॉस्पिटल जो राज्य सरकारों ने कह दिया कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन जो नोटिफाइड होंगे, ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल जो नोटिफाइड नहीं है वो नहीं आएंगे इस अध्यादेश में। अध्यादेश क्या होगा, कुछ समय के लिए काम करेगा, और जो मतलब ये बोलते रहते हैं कि मतलब कोई डॉक्टर से उसको चोट किया, खतरा पहुंचाया, कुछ भी नुकसान किया, तो उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं ना यार, ये डॉक्टर अच्छा काम नहीं करता है, इसने गलत करा, इसने किसी आदमी की प्राण ली है, इसलिए उसको मार दो, काट दो, ऐसा कर दोगे दिक्कत हो जाएगा। सज़ा का प्रावधान है बहुत सारा, वो भी अपने को देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्षतिपूर्ति भी दिया जाएगा, जो दोषी व्यक्ति हैं उनको क्षतिपूर्ति भी देना पड़ेगा, और जांच भी किया जाएगा, और जांच एक टाइम के अंदर किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कानून की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं इसको जांच किया जाएगा, और एक लिमिटेशंस दिया गया है कि जैसे कि ये बड़े अधिकारी, इंस्पेक्टर से हाई लेवल के अधिकारी जांच करेंगे, और इसको 30 से 40 दिन या फिर किस कारणवश ज़्यादा दिन बढ़ा रहे हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा कि आप 30 दिनों के अंदर अपना रिपोर्ट दीजिए अगर कोई आदमी गलत काम करता है डॉक्टरों के साथ तो। ठीक है, कठोर कानून का इस अध्यादेश की आवश्यकता क्या है, बहुत कठोर कानून है यार। अब ऐसा नहीं है यार, आप अगर पूछे तो जो भारत में यार आप सामाजिक प्रभाव और धारणा, आप GS 4 में जानते हैं, सामाजिक प्रभाव व धारणा, ये मतलब बनी बनाई धारणा और सोसाइटी में कैसा इम्पेक्ट होगा। आप अभिवृत्ति को जानते हैं, मतलब आपकी अभिवृत्ति कैसा, आपका देखने का नज़रिया क्या है, आपका सोचने का नज़रिया क्या है। तो यार जब कानून सोसाइटी के हिसाब से नहीं होता है ना, तो जनता के अंदर जो अभिवृत्ति होती है वो नहीं बदलती है। तो ये कानून इतना टफ है,
तो क्या आपको लगता है अभिवृत्ति बदल जाएगा? तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो कानून की मदद से अभिवृत्ति नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं यार, महिलाओं के लिए तो बहुत सारे कानून हैं, है नहीं है? फिर भी क्या रैप वगैरह रुक रहा है? रैप वगैरह रुक रहा है? नहीं रुक रहा है ना। तो नैतिकता नहीं लागू किया जा सकता है कानून की मदद से। तो ये कानून बहुत टफ है, समाज मानेगा नहीं, और जब तक समाज नहीं मानेगा तो कानून बनाने से भी क्या होने वाला है? तो इस प्रकार का कानून नहीं है ये, कुछ समय के लिए बनाया गया है, मतलब कंट्रोल करने के लिए। यह अध्यादेश कुछ समय के लिए निवारक के रूप में मतलब यह काम करता है, मतलब निपटारा करने के लिए, देखताक करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, बस इतना ही करता है। और ये कानून ज़्यादा टाइम तक नहीं काम करेगा। लेकिन आपको पता है यार, ये जो बिल था, आप ऐसा लिख सकते हैं कभी अगर कानून की ज़रूरत पड़े तो इस प्रकार का कानून नहीं, थोड़ा सरल होना चाहिए और जनता के हिसाब से होना चाहिए, सोसाइटी के हिसाब से होना चाहिए और कानून बनाना चाहिए। ये वाला जो विधेयक है उसको पास करने की आवश्यकता है, आप ऐसा लिख सकते हैं। आर्टिकल्स किए, दोनों आर्टिकल्स के अंदर क्या बात बताया गया है? कानून 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 चाहिए, कानून चाहिए, कानून चाहिए, कानून की आवश्यकता कहीं ना कहीं पड़ गई। तो आज आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे अध्यादेश जारी किया जाता है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप ज़रूर हमें बताएं। तो आप वहाँ पे ये लिख सकते हैं, नीति, विनियम, कानून और नैतिकता वगैरह, अभिवृत्ति में कैसे बदलाव होता है, कानून की मदद से अभिवृत्ति में बिल्कुल बदलाव नहीं हो सकता, सोसाइटी कैसे स्वीकार नहीं करेगी, ये सब चीज़ कुछ अपना दिमाग लगाइए और यूपीएससी का सिलेबस देखिए और सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को देखते रहिए, GS4 के अंदर लिंक हो रहा है क्या, GS2 के अंदर लिंक हो रहा है क्या, कहाँ पर हो सकता है। तो आइए देखते हैं आरक्षण की नीति। आरक्षण बहुत बड़ा विवाद में रहता है, तो आइए समझ लेते हैं यार। मतलब जो ये सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की बेंच थी, 5 जजों की बेंच थी। अब यार सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की बेंच बैठ सकती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी, मैं गलत मैप बना दिया यार, मेरा पेन नहीं काम कर रहा है। ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, दिल्ली में बैठता है सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई आराम से, मतलब अगर राष्ट्रपति कोई एड्रेस करे, राष्ट्रपति अगर कोई बात बोलते हैं और उसके लिए बेंच बनाना पड़े तो कितने जज चाहिए? 5 जज चाहिए। अगर राष्ट्रपति क्योंकि पूछ सकता है 143 का यूज़ करके, कहीं ना कहीं 143 यूज़ करके राष्ट्रपति पूछ सकता है, और जिसके तहत 5 जजों की बेंच बैठाई जाएगी, 5 जजों की। और वैसे नॉर्मल कितने जजों की बैठती है? तो 3 जजों की, ये मिनिमम है। वैसे 2 जज भी हो सकते हैं, अयोध्या केस में 2 जज थे। और वैसे आप कितने अधिकतम जज हो सकते हैं? तो 27 जजों की बेंच बैठ सकती है, अधिकतम 27 जज। तो मिनिमम 2 या 1 जज, 2 जज तो कम से कम होना ही चाहिए। वैसे 3 लिखा है बट 2 भी बैठ जाते कई बार, 5 जज भी बैठ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है संविधान में। ये बात जरूर है कि 143 अगर राष्ट्रपति बोलेंगे तो 5 जजों की बेंच बैठेगी। तो क्या बेंच ने ये निर्णय लिया कि जो ऐसे क्षेत्र होते हैं, बहुत सारे अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित जैसे छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये कौन कौन से क्षेत्र हैं। बट इन क्षेत्रों में जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं और इनके अंदर एक, ये मान लीजिए मध्य प्रदेश है, ये हमारा मध्य प्रदेश है और इसके अंदर ये वाला इलाका अनुसूचित क्षेत्र है। पूरा मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, कुछ इलाका अनुसूचित क्षेत्र है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार जब वैकेंसियाँ निकालती है तो 100% रिजर्वेशन दे देती है किसी एक आदमी को। तो क्या होता है आप समझ सकते हैं यार, मतलब और लोग जैसे ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, और लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा और ये इनकी भागीदारी कहीं ना कहीं रोका जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 100% रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते, आपके अंदर ये पावर नहीं है, यही बात बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। तो आइए यार 5वीं अनुसूची पढ़ लेते हैं, जहाँ पर अनुसूची क्षेत्र के बारे में। तो 5वीं अनुसूची पूछ सकता है कि 5वीं अनुसूची में कौन से ये सब चीज़ें आती है। और ये जो अलग से लिखा है कि भारत से भिन्न, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे जो इलाका है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे कुछ 4 राज्य होते हैं, उसके लिए अलग से अनुसूची है। वो कौन सी है? 6वीं अनुसूची है। वो कौन सी अनुसूची है? 6वीं अनुसूची। लेकिन 5वीं अनुसूची में केवल इन राज्यों का कंट्रोल किया जाता है और 6वीं अनुसूची में अलग से किया जाता है। ये बात बताना चाह रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत में 6वीं अनुसूची काम करती है और 5वीं अनुसूची इन राज्यों में काम करती है, जो 10 दिए गए हैं नाम।
तो इन क्षेत्रों को कैसे किसी को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है? तो राज्यपाल क्या करेंगे, राज्यपाल से राष्ट्रपति परामर्श करेंगे, और राष्ट्रपति परामर्श करेंगे और ये राष्ट्रपति भाई साहब से पूछा कि भाई साहब तुम बता दो, जैसे रामनाथ कोविंद इससे किसी मध्य प्रदेश के राज्यपाल से पूछे बता दो भाई कानून बनाना है कि नहीं बनाना है, तो वो बोल देंगे कि कानून बनाना है और नोटिफाइड कर देंगे अनुसूचित क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्र हो जाएगा। और फिर अनुसूचित क्षेत्र हो गया तो वहाँ पे किसके पास पावर हो जाता है, वहाँ पे राज्यपाल के पास शक्तियाँ आ जाती हैं, मतलब उस क्षेत्र में कंट्रोल करने के लिए। तो एक सलाहकार परिषद बनाया जाता है, वो विधानसभा जैसा कुछ होता है, और मतलब कुछ लोग वहाँ पे चुने हुए होते हैं और कुछ लोग नॉमिनेटेड होते हैं, मतलब नॉमिनेटेड मतलब राज्यपाल कुछ लोग को नॉमिनेट करते हैं और कुछ लोग चुने हुए लोग होते हैं। इसमें सलाह में 20 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते, और वो लोग क्या होते हैं, उस इलाके के लिए कानून बनाते हैं बढ़िया सा। और मतलब विधायिका भी ऐसा नहीं है, विधायक लोग होते हैं और उनका जो पंचायत वो अलग होता है, और ये लोग अलग होते हैं जनजातीय सलाहकार परिषद। तो ये लोग भी कानून बना सकते हैं, ये लोग भी कानून बना सकते हैं, संसद भी कानून बना सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के पास काफ़ी शक्तियाँ होता है। ये आदमी चाहेगा तभी इस क्षेत्र में, इस इलाके में कानून लागू होगा, इस इलाके में कानून लागू होगा, चाहे विधायिका का हो चाहे संसद का हो संशोधन के साथ। लेकिन कानून संसद भी बना सकती है, विधायिका भी बना सकती है, मतलब, और ये जनजातीय सलाहकार परिषद भी कानून बना सकती है। तो आपसे अगर कभी यूपीएससी पूछे कि अनुसूचित क्षेत्रों में कौन कानून, केवल परिषद बनाती है, बिल्कुल रॉन्ग है भाई। विधायिका भी बनाती है, संसद भी बना सकती है, लेकिन राज्यपाल के पास काफ़ी ताकत है, राज्यपाल चाहेगा वही कानून लागू होगा। तो आइए देख लेते हैं, मतलब कि विशिष्ट, मान लीजिए यार, मतलब ऐसा लिखा है ना ये चीज़ कि राज्यपाल की वहाँ पे चलती है, राज्यपाल की वहाँ चलती है, और यहाँ पे जो ये सलाहकार परिषद होते हैं, इस 3/4 सदस्य जनजातीय लोग ही होते हैं। तो ये कोई मध्य प्रदेश हो गया, ये पूरा राज्य में नहीं होता है, मध्य प्रदेश के इस इलाके में हो सकता है अनुसूचित क्षेत्र वहाँ पे, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र तो मध्य प्रदेश है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सा इलाका होगा। तो 100% आरक्षण दे दिया जाता है कई बार, मतलब स्कूल वगैरह में। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा 2000 में एक आदेश जारी किया गया जिसमें कि स्कूल वगैरह में क्या किया गया, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 100%। तो आप सोच सकते हैं अब उस स्कूल में कोई और प्रवेश नहीं ले सकता है जिसमें 33% महिलाएं होंगी। तो यह कहीं ना कहीं 100% आरक्षण है। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने कैसे पावर यूज किया, तो भाई 5वीं अनुसूची का आपको मैं बताया था कि यार 5वीं अनुसूची में जो पावर होता है वो राज्यपाल यूज कर सकता है। राज्यपाल वो विधायिका भी कानून बना सकती है, जनजातीय सलाहकार परिषद भी कानून बना सकती है, लेकिन ये लोग जो कानून बनाए तो राज्यपाल क्या कर सकता है, उसको संशोधन कर सकता है और बोल सकता है 100% रिजर्वेशन है। तो भाई अच्छी बात है, मतलब राज्यपाल बना दिया तो 100% हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोला कि भाई 100% तो गलत है, पहली बात 100% तो गलत है। तो आइए यार आज पूरा आरक्षण को खंगाल देते हैं, आरक्षण कहाँ कहाँ पर लिखा है। संविधान का आर्टिकल 14 बोलता है 14 का उल्लंघन किया गया, क्योंकि विधि के समक्ष समता का मतलब यह होता है दोस्त कि कानून ये मेरा चिंटा मिंटा है, ये मेरा चिंटा मिंटा है, और कानून इसके लिए भी बराबर है, कानून इसके लिए भी बराबर है। जब कानून इसके लिए बराबर है तो आप कैसे भाई इस आदमी को 100% रिजर्वेशन दे सकते हो और इसको 0%, तो इसलिए यह गलत है। और दूसरा कि विभेद का प्रतिषेध, और इसमें क्या किया गया है, ऐसा आर्टिकल 15 में बोला जाता है कि जाति धर्म लिंग, तो जाति आधार पे भाई अनुसूचित जनजातीय हैं और वहाँ पे कितना उनको दिया गया 100%, तो भाई तुम कैसे दे सकते हो, आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। और आर्टिकल 16 का उल्लंघन है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब कि यार सब आदमी, जैसे आईएएस का एग्ज़ाम हो आप भी वहाँ पे बैठ सकते हो और कोई जनरल का आदमी भी बैठ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो यह इस सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, मतलब सब लोग आईएएस का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, सब लोग स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकते, तो यह पूरा रॉन्ग है, ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट ने। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 अगर आपसे पूछे कि, वैसे नहीं पूछेगा ये कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, बट आप समझ लीजिए यार कानून विधि के समक्ष समता क्या होता है, विभेद का और अवसर की समता कैसे लिंक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 100% को तो मना कर दिया। और यार कभी पिछड़ा वर्ग लिखा हुआ है ना, तो पिछड़ा वर्ग का मतलब होता है अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग सब आते हैं। पिछड़ा वर्ग में ओबीसी भी आता है,
SC भी आता है, ST भी आता है, और भी कोई लोग आते हैं, ठीक है, सब लोग आते हैं, लेकिन जनरल को छोड़ करके जनरल नहीं आता है। पहली बात, आपको मैं पिछड़ा वर्ग का डेफिनेशन भी बता दिया। आइए यार, 50% आरक्षण है, इंदिरा साहनी मामले में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, 50% आरक्षण, इससे ज़्यादा भाई आरक्षण हो ही नहीं सकता। लेकिन आप देखते होंगे इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए जो 10% ज़्यादा आरक्षण किया गया है, 10% ज़्यादा आरक्षण किया गया, तो अब आरक्षण कितना हो गया है, 60%। तो अभी आरक्षण 50% तो बिल्कुल भी नहीं है। अब यार, क्या अत्रि न्यायालय ने अवसर की समता आर्टिकल 51A का चॉइस स्वेच्छाचारी रूप से वंचित नहीं किया सकता। हाँ भाई, अपनी मनमानी आप तो कर ही नहीं सकते। पहली बात भाई, कानून के हिसाब से सब काम करोगे आप, मनमानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की नहीं चलेगी, ठीक है। न्यायालय ने यह भी कहा, संविधान की 5वीं अनुसूची किसी भी संसदीय कानून और स्पष्ट कर राज्यपाल शक्ति उसे विकल्प पूर्ति, बिल्कुल ऐसा ये कहना यह चाह रहे हैं कि भाई राज्यपाल के पास किसने 100% करा था, तो भाई राज्यपाल करा है। तो राज्यपाल, भाई संसद भी ये काम कर सकती है, राज्यपाल एक्सेप्शंस नहीं है कि उसके पास सब ताकत है, वो मतलब विशिष्ट अधिकार उसके पास नहीं है। भाई तुम ऐसा काम नहीं कर सकते, संसद भी ऐसा काम कर सकती है और विधायिका भी ऐसा काम कर सकती है, और तुम अपवाद नहीं हो कि तुम ही सब काम करोगे, ठीक है, यह कहना चाह रहा है वो। आर्टिकल 15(4) में रिजर्वेशंस के बारे में कुछ बात हुआ है, मतलब जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनके बारे में आरक्षण से संबंधित। और आर्टिकल 16(4) में एम्प्लॉयमेंट में जो होता है, मतलब जैसे कि आप जॉब वगैरह करते हो, उसमें जो आरक्षण से संबंधित प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 14(6) में डिफाइन किया गया है, इसी का यूज करके इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को, कहाँ से, ये वाला जनता के दुर्बल वर्ग जो लिखा था ना, राज्य जनता के दुर्बल, इसी को इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस का यूज करके केंद्र सरकार ने, ये आर्टिकल 46 एक्चुअली DPSP का कानून है, मतलब कि जो राज्य चाहे तो कानून बना सकता है, और इसी का इकोनॉमिक वीकर दुर्बल वर्ग लिखा था और इसी का यूज करके कानून बनाया गया था। और इसमें भी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के बारे में कुछ अच्छा प्रावधान करने की बात कही। 243 में पंचायत को भी हर एक तरह से रिजर्वेशन दिया जाता है, नगर पालिका में भी अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण दिया जाता है, यहाँ पे भी अनुसूचित जाति और जनजातियों। लेकिन आपसे UPSC यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यार पंचायत नगर पालिका सब में अनुसूचित जाति और जनजाति है रिजर्व सीटों का आरक्षण है कि नहीं है। तो UPSC ये क्वेश्चंस पूछ सकता है कि यार एक बात बताओ आप, इसमें पिछड़ा वर्ग को भी वो लिख देगा, पिछड़ा वर्ग को भी लिख देगा, जबकि पिछड़ा वर्ग को प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है, ना पंचायत में किया गया है, ना नगर पालिका में किया गया है। तो इसलिए UPSC ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, पिछड़ा वर्ग भी लिख दे, अनुसूचित जाति जनजातियों के साथ पिछड़ा वर्ग भी लिख दे, तो आप सोच लेना वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, भाई पिछड़ा वर्ग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 330 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कहाँ पर सीट होता है, लोकसभा में भी रिजर्वेशन है, और क्या बोलते हैं, विधानसभा में भी रिजर्वेशन है। आप देख ही सकते हैं, ये अभी भी रिजर्वेशन है, ये भला ही से अस्थाई प्रावधान है, मतलब अस्थाई प्रावधान है, लेकिन फिर भी रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन क्यों किया जाता है, क्योंकि लोगों को सकारात्मक कार्रवाई किया जाए और वो लोग क्या करें, मतलब आगे बढ़ाया जाए, और वो जैसे प्रतिनिधित्व नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ये IAS का एग्ज़ाम है, यहाँ पे सब लोग जनरल के ही बैठ जाएंगे, 100 लोग तो दिक्कत है ना भाई, मतलब कि 60 लोग ये हो, कुछ 40 लोग वो लोग हो, 30 लोग ऐसा। तो ऐसा करने के लिए रिजर्वेशन किया गया है, क्योंकि ये लोग इतना पढ़े लिखे नहीं हैं कि ये लोग 30 लोग भी नहीं पढ़े लिखे हैं कि वो पहुँच सकते हैं, तो इसलिए रिजर्वेशन किया जाता है कि इतने लोग तो कम से कम पहुँच ही जाएँ। और 103 अमेंडमेंट, ऐसा UPSC पूछ सकता है कि 103 अमेंडमेंट रिलेटेड टू किससे है, तो आपको बताया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये कहाँ से, आर्टिकल 46 में बता चुका हूँ। और ये 10% आरक्षण, और ये 10% जो आरक्षण है ये मतलब क्या बोलते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने ये लागू किया, तो राज्य सरकार चाहे तो लागू करे चाहे तो न लागू करे, ये इसके ऊपर अनिवार्य नहीं है। ये इसके ऊपर UPSC पूछे कि जो 10% आरक्षण है वह राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य है, बिल्कुल भी नहीं है। और ये 10% आरक्षण क्या बोलते हैं, जो अल्पसंख्यक संस्थान होते हैं, एग्जाम्पल के लिए मदरसा वगैरह होता है, उसमें ये सब चीज़ लागू नहीं होगा, मदरसा वगैरह में लागू नहीं होगा, मतलब वगैरह में लागू नहीं होगा, मदरसा वगैरह में लागू नहीं होगा ये 10% वाला आरक्षण, ठीक है। और वैसे नॉर्मल वाला जो 50% आरक्षण है वो भी नहीं लागू होगा। तो आपको इतना याद रखना है, पूरा मिला के आरक्षण कितना है, अभी 60% है। और जो ये
निःशक्त हैं उनके लिए आरक्षण कितना है 3%। यूपीएससी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे 10% आरक्षण है, यहाँ पे 18% आरक्षण है। नहीं भाई, 3% आरक्षण है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो पूरा आरक्षण आप वैसे 50%, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 10%, और जो ये निःशक्त जन होते हैं, दिव्यांग जन होते हैं, मतलब जिनका पैर वगैरह टूटा होता है, उनको 3% रिजर्वेशन है, और यहाँ पे 10% ऑप्शन हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। हाई कोर्ट ने मतलब पहले आरक्षण एकदम से ये मतलब क्या बोलते हैं, जाति आधारित आरक्षण जो था सरकारी आदेश को रद्द कर दिया था। इसलिए क्या बोला कि आर्टिकल 15(4) में उसने संशोधन करना पड़ा, मतलब जाति आधारित आप आरक्षण नहीं दे सकते। चंपाकंद दोराइजन एक लड़की थी और जो मतलब उधर तमिलनाडु में एडमिशन लेने गई थी, और उसने दिक्कत कर दिया कि भाई आप आरक्षण कैसे दे सकते हो, आर्टिकल 15 में लिखा है जातीय आधार पे आप कैसे आरक्षण कर सकते हो। और इसी पे केस हो गया और चंपाकंद दोराइजन जीत गई और इस कानून को रद्द कर दिया गया, मतलब आरक्षण खत्म हो गया था। और बाद में फिर से राज्य सरकार को एक विधेयक लाना पड़ा, 77 कुछ अमेंडमेंट करना पड़ा था, और इसके बाद कानून बना था। ठीक है, तो ये इंदिरा साहनी में बोला 27% आरक्षण ओबीसी के लिए है, लेकिन प्रमोशंस में नहीं है। मतलब आप एक बार आईएएस बन जाओ और सीधे प्रमोशन से ऐसा नहीं बन सकते कि कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाओ, नहीं भाई, ओबीसी के लिए नहीं है, बट एससी एसटी के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट पक्का है, आपको इतना याद रखना है। मतलब आपको कुछ इकोनॉमी के आधार पे दिया जाएगा, लेकिन एससी एसटी के लिए बिल्कुल ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं ये बता देता हूँ, आराम से पढ़ना। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ओबीसी के लिए है और एससी एसटी के लिए। और जो ये बात है मतलब कि आगे जो प्रमोशंस होता है, मतलब जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है ओबीसी के लिए है, और ओबीसी को प्रमोशंस में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन एससी एसटी के लिए प्रमोशंस में भी आरक्षण दिया जा सकता है, और यही आगे बात पूरा बताया जाएगा। ऐसा बोला कि आप प्रमोशंस में आरक्षण दे सकते हो, लेकिन ये 3 चीज़ें आप देख लेना भाई, आप किसको आरक्षण दे रहे हो। पहली बात तो डेटा दिखाओ हमको, मतलब कि हाँ सच में यार ये 90 लोग, मतलब इनका कम प्रतिनिधित्व है, ये 10 लोग ही हैं, इसलिए मैं आरक्षण दे रहा हूँ। पहली बात डेटा दिखाओ, पूरा प्रमाण पत्र दिखाओ कि लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है, जो आप आरक्षण दे रहे हो उससे लाभ हुआ कि नहीं हुआ, मतलब इन लोगों का 10 थे, अभी भी 10 है क्या, 20 हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। और भी दिखाओ, मतलब कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब कि यार आप आरक्षण दे दो और प्रमोशंस कर दो, मतलब आईएएस से सीधे स्टेट का कैबिनेट सेक्रेटरी बना दो और पता चले दिक्कत हो जाए। मतलब कि प्रशासनिक दक्षता में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा बोलना चाह रहा है ये चीज़। ठीक है, और जनरल सिंह में बोला कि भाई ये तीसरा वाला जो है कि आप डेटा दिखाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर डेटा का दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चलेगा, मतलब डेटा वोटा मत दिखाओ, चलेगा। तो क्या बोला था, डेटा दिखाओ कितने लोग आरक्षण मतलब लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है, कितने लोगों को देना है। और मतलब कि राज्य की प्रशासनिक दक्षता में ऐसा नहीं है कि पहले 50 लोग आरटीआई करते थे तो आप एप्लीकेशन सुनते थे, अब ये आरक्षण कर दिए, प्रमोशंस कर दिए तो अब 40 ही हो रहे। बिल्कुल ऐसा सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। 50% इफिशेंटी थी तो अभी भी आरक्षण प्रमोशंस किया, फिर भी 50% होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है। और बाकी आप जनरल सिंह इतना सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, कर्नाटक में जो आरक्षण था ना यार, मतलब कि पदोन्नति में प्रमोशंस में आरक्षण, उसको बोला बहुत बढ़िया है, मतलब 1 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आरक्षण कर सकते हैं। मतलब प्रमोशंस में एससी एसटी को डायरेक्ट प्रमोशंस करा सकते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दिया यार, उस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, परिणामी वरिष्ठता। तो कई बार यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, परिणामी वरिष्ठता क्या है। मान लीजिए यार ये आदमी एक ठेठ भाषा में पढ़ते हैं, ये मास्टर है, इसका नियुक्ति हुआ, और बी आदमी भी मास्टर है, ये भी नियुक्ति हुआ, ये एससी एसटी है और ये जनरल है। ठीक है, अब समझते हैं एक्चुअली में होता क्या है। अब ये दोनों लोग एक ही पद पे हैं, समझ लीजिए ये भी है ये भी है, दोनों लोग एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन भाई साहब को मतलब अभी प्रमोशंस नहीं किया गया, ये भाई साहब को बड़े ऑफिसर्स में प्रमोशन करा दिया गया। मतलब मास्टर से ये हेड मास्टर बन गए, एग्जाम्पल के लिए हेड मास्टर बन गए, लेकिन अभी भी ये मास्टर ही हैं। लेकिन हेड मास्टर इसलिए किया गया क्योंकि ये जो एससी एसटी थे ना, वो हेड मास्टर थे ही नहीं, उनका प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन इस आधार पर करेंगे। लेकिन जब इससे करने से आपका जो कॉन्सिक्वेंस है, मतलब जो परिणाम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये भाई साहब मास्टर ही हैं, अभी ये हेड मास्टर बन गए SC ST वाले, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए परिणाम में, कोई मतलब काम काज में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब इनके आने से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही ये बताने चाह रहे हैं। मतलब कोई अगर आरक्षण करते हो तो कोई यही बात इसमें समझानी गई है। पद समान सचिव उम्मीदवार पद अधीनस्थ करती है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे क्या होता है, वो आदमी हमेशा मास्टर हो जाएगा भाई, मास्टर रहेगा, ये जनरल वाला भी मास्टर रहेगा, और ये भाई साहब हेड मास्टर हो गए, तो ये इसके अंडर में हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, ये वाले आदमी ये इसके अंडर में हो जाएंगे कहीं ना कहीं SC ST के। तो ऐसा कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, अंडर में हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे काम मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको करने से पहले 50 RTI पर काम हो जाता था, लेकिन अभी कितना हुआ, 40 RTI ही काम हो रहा है, बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, और यही चीज़ बताने की कोशिश की गई है। मैं तीसरा वाला आर्टिकल्स किया नहीं यार, ये काफ़ी टफ है, ये काफ़ी टफ है कि 50% प्लस 10% प्लस 3%, आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन सा आर्टिकल है भाई, 15 है, 16 है, आप इतना याद रखिए कि इसमें भी पिछड़ा वर्ग है, इसमें भी पिछड़ा वर्ग है, इसमें अनुसूचित जाति, इसमें जनजाति, इसमें पिछड़ा वर्ग, बस अच्छा अच्छा बात बोला गया है कि आरक्षण देना है और उसको डेवलपमेंट करने के लिए कुछ काम करना है। आप 243 याद नहीं रखे तो भी चलेगा, नगर पालिका, बट आपको इतना याद होना चाहिए कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए है, ना कि पिछड़ा वर्ग के लिए है। बिल्कुल UPSC ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, पिछड़ा वर्ग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब ये क्वेश्चन UPSC पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है कि आर्टिकल 330 आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसा पूछ सकता है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो लोकसभा है और जो विधानसभा है उसमें आरक्षण है कि नहीं है, तो पक्का है, 100% है, लेकिन क्या राज्यसभा में है, मतलब अगर UPSC पूछे राज्यसभा में है तो बिल्कुल नहीं है, राज्यसभा में बिल्कुल आरक्षण नहीं है, SC ST के लिए बिल्कुल किसी के लिए भी नहीं है। ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं यार दोस्तों, लेकिन आपको समझना है, पूरा चीज़ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये जो आरक्षण वाला मुद्दा है, ये संवैधानिक जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, इस पे UPSC क्वेश्चंस पूछ सकता है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि नीति विनियम नियम कानून जो भी बनाए जाते हैं पार्लियामेंट बनाती है, और कानून बनाने में जब कहीं समस्याएं होती हैं तब बड़ा दिक्कत होता है। तो इधर दिक्कत हुआ, जिस प्रकार से ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा, और ये आरक्षण क्यों दिया जाता है, आप 100% आरक्षण नहीं दे सकते, तो अब सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल चुका है, अब ये लोग 100% आरक्षण बिल्कुल नहीं दे सकते SC ST को, जनजातीय क्षेत्र को कोई कहीं अनुसूचित क्षेत्र में। यही आर्टिकल था, आपको समझने की बिल्कुल ज़रूरत है। और आपको अगर मेरा पढ़ाना कैसा अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, आप ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।